साथ हैं, इसका मतलब पीछे दरवाजे से आप बीजेपी से मिले हुए हैं। ओवैसी साहब, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, यहां हैदराबादी बिरयानी किसी को नहीं पचता है। ओवैसी साहब, हमारे किशनगंज जिला में पंता और सिद्धल का चटनी मशहूर है। मैं आपको दावत देता हूं, पंता और सिद्धल का चटनी आके खाइए। हैदराबादी बिरयानी अगर नहीं भूल गए तो मेरे नाम से जूता टांगिएगा। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप वोट मत बटिए। ये लोग 22 सीट पर सिर्फ चुनाव लड़ रहा है, पूरे बिहार में एनडीए को मदद करने के लिए आया है। मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, हम लोगों का महागठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। राहुल जी की नेतृत्व में तेजस्वी की सरकार बनने जा रही है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि तेजस्वी का सरकार बनेगा तो 10 लाख युवा को नौकरी मिलेगा। अगर तेजस्वी का सरकार बनेगा तो किसान भाई का कर्ज माफ होगा। अगर तेजस्वी का सरकार बनेगा तो हमारे जो वृद्धा पेंशनधारी हैं उसको 400 के जगह 1000 रुपया मिलने जा रहा है। मैं वक्त का कमी है, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे राहुल भाई का कितना कीमती वक्त है। मैं वक्त का कीमत को देखते हुए मैं आपसे सिर्फ इतना विनती कर दूंगा कि किशनगंज जिला में हम लोग चारों सीट से उसको हरा करके महानंदा ट्रेन का टिकट बना करके हैदराबाद भेजने का काम करें। यही कहा करके मैं आपसे विदा लेता हूं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब। अब हमारे सीनियर मोस्ट नेता जलील मस्तान साहब को बुलाने से पहले मैं उन्हीं शख्स के बारे में कहता हूं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि मैंने 15 बोतल खून दिया। आप जानते हैं मैं डॉक्टर हूं, एक आदमी में 4.5 से 5.5 लीटर खून होता है और जो 15 बोतल एक आदमी दे देगा तो 2 आदमी का खून उसमें शामिल है। आप बताइए कितना बड़ा सच्चा इंसान होगा वो। दोस्तों बुजुर्गों, आपके सामने जलील मस्तान साहब हैं, तालियों से उनको स्वागत करें और उनकी बात सुने। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इज्जत माफ जनाब राहुल जी हमारे बीच आए हैं। हम सभी लोग उसका इस्तकबाल करते हैं और खुश आमदेद भी कहते हैं। दोस्तों, निकालो सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरी दरिया की तुगयानी नहीं जाती। दोस्तों, हमारे बीच एमआईएम का जो सदर बिहार है उसकी लड़ाई हमारे साथ है और उसकी मदद में एमआईएम के जो बानी हैं मवैसी साहब, उसको मैं अवैसी नहीं बोलता हूं, मवैसी साहब, वो यहाँ चरने आए हैं और वो हमारे हर पंचायत में हेलीकॉप्टर उतारता है और पैसे की बारिश करता है। और इसकी शिकायत मैं प्रशासन से भी किया, न जाने प्रशासन टल्ली मार देते हैं। लेकिन दोस्तों, वो अपने बीच में एक बात बोलता है कि लोकसभा में वो हमें हराया है, मैं जीतूं या नहीं जीतूं, मस्तान को मैं हराने आया हूं। और वो ये भी बोलता है कि मैं यहां जंगल राज बना दूंगा। जो लोग हमारे खिलाफ बोलेंगे मैं उसका बाजू तोड़ दूंगा। इस तरह का भी वो भाषण जहां तहां देता है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि मवैसी साहब की टांगें टूट तो गई है, उसकी कब्र भी और वो बेनकाब हो जाएंगे। उसकी जो हैकरी थी
हम अमूर वाले मिलकर तोड़ देंगे, ये मेरा आपको मैं यकीन दिलाता हूं, तोड़ दिया। दोस्तों वो बिल नहीं हुआ, वो अपने को बैरिस्टर बोलते हैं, क्या किसी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कभी वो बहस किया? हमारे इज्जत माफ जनाब राहुल जी भी बिल तोड़े थे। क्यों तोड़े थे? कर्ज माफी की जब बात आई तो सब बड़े किसानों को उसमें नहीं जोड़ा गया था, इसलिए वो बिल तोड़े और बड़े किसानों को भी लोन माफ करने का बिल लाया। अब ऐसी तुम क्या लाए बता दो, तुम बकवास करते हो, बिल तोड़ दिया, मुसलमानों को बहकाते हो। क्या वो 3 तलाक का बिल पास नहीं हुआ? तुम कहां चले गए थे जब वोटिंग हो रहा था? तुम कहां थे? उससे सवाल पूछिए। वो अपने भाषण में बोलता है मैं हितैषी हूं, मैं मुसलमानों का दोस्त हूं, मैं मुसलमानों की भलाई और उसके विकास के लिए मैं काम करूंगा। और तुम बिल पास हुआ कि नहीं हुआ? तुम बताओ। राहुल जी जो बिल तोड़े वो बिल लाए कि नहीं? किसान पूरे हिंदुस्तान के किसानों का बिल माफ हुआ कि नहीं हुआ? वो भाषण देता है, वो चरने आया है यहाँ, वो चरागा यहाँ नहीं है, उसके दांत को तोड़कर उसको हैदराबाद भेज दूंगा जी। चाहे वो लाख बरसा दे पैसे का, हमारे लोग बिकने वाले नहीं हैं। हाँ कुछ लोग बिकते हैं, वो हर जमाने में लोग बिका है, कुछ लोग बिकते हैं, लेकिन हम लोग ये तय कर लिया है कि उसके कमर और दांत तोड़ करके मवेशी को हैदराबाद भेज दूंगा। इन शब्दों के साथ मदन जी को बुलाने से पहले एक हकीकत आपके सामने रखना जरूरी है कि सरकार का जो सबसे कम दाम में खरीदने का रेट है धान का, वो 1815 है। आप बताइए क्या 1100-1200 से ज्यादा आपको कभी मिलता है? मकई का रेट 1850 है, क्या आपको 600-500 तक नहीं बेचना पड़ा? अगर बदलना है आपको और सही दाम लेना है तो आपको यूपीए की सरकार बनानी होगी और आपके 6 के 6 कैंडिडेट को जिताना होगा। हमारा राज राहुल जी के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में 1815 नहीं 2500 में धान खरीदते हैं किसानों का। दोस्तों, मैं हमारे माननीय अध्यक्ष बिहार कांग्रेस मदन मोहन झा जी को आमंत्रण करता चाहता हूं कि 2 लफ्ज आपके सामने रखें। मदन जी। आदरणीय मंचासीन, हमारे पूरे देश में एक सच्चे नेता के नाम से जाने जाने वाले हमारे सम्माननीय राहुल गांधी जी, पूरे देश को एनडीए की खामियां को बताने वाले हमारे नेता सुरजेवाला जी, हमारे सांसद जावेद जी, हमारे तीनों विधायक जो उम्मीदवार हैं, जलील मस्तान साहब, तौसीफ साहब, इसारुल साहब, हमारे कौकब कादिर जी, अमृता जी और हमारे यहाँ के प्रभारी राठौर साहब, सम्मानित मंच और किशनगंज की सम्मानित जनता, सबसे पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये लोकसभा के चुनाव में आपने मुझे जावेद जी को जिता करके एक बीज के रूप में उनको आपने हमें बीज प्रस्तुत किया है। जब पूरा बिहार मोदी के चक्कर में आ गई थी, नीतीश जी के चक्कर में आ गई थी, उस समय भी आपने अपने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप जानते हैं आपने जो बीज रोपा था सांसद के रूप में, आज पूरा बिहार उसी नक्शे पर चल रहा है। आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। आप लोग टीवी देखते होंगे, नेट पर देखते होंगे, आप लोग को भी इस बात का भरोसा हो गया होगा
जब बिहार में महागठबंधन की सरकार तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बन रही है, जो राहुल गांधी में पूरे मुस्तैदी से काम करेगी। और जो वादा हम लोग ने किया है घोषणा पत्र में, हमारे राहुल गांधी जी ने उस घोषणा पत्र को देखा है। और आप जानते हैं, चाहे राजस्थान का सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे अन्य सरकार हो, सभी जगह हम लोग जो घोषणा पत्र देते हैं उस पर निश्चित रूप से अमल करते हैं। और आज जो स्थिति है आप लोग वाकिफ हैं। मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे। वो बात करते हैं शिक्षा में सुधार की, वो बात करते हैं स्वास्थ्य में सुधार की, वो स्वास्थ्य करते हैं सुरक्षा के में सुधार की, वो बेरोजगारी में सुधार की। लेकिन आप जानते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा में हम नीचे से सुधार में दूसरे नंबर पे, बेरोजगारी में हम लास्ट नंबर सुनते होंगे, तो उनको शर्म आ जाती होगी कि मैं कितना झूठ बोलकर जनता के बीच आया। आप 5 दिन उनका भाषण देख लीजिए। इधर जो उनका भाषण हुआ है केवल बौखलाहट में, कभी कहेंगे इसको मार के भगाओ, कहा गया डीएमएसपी इस पर FIR करो, जेल भेजो। कभी कुछ, कभी कोई 10 आदमी हल्ला करने से थोड़े हो जाता है वोट। आप अपना वोट अपने पास रखिए। मैं समझता हूँ जिस तरह से बौखलाहट में वो बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं, जनता पहले से उनसे नाराज है और इस अपमान का बदला निश्चित रूप से आने वाले आपका जो अंतिम चुनाव, आज तो दूसरा खत्म हो जाएगा, तीसरे चरण में लेंगे। और यहाँ की जनता बिहार सरकार तो बनेगी ही, उसमें आपका ज्यादा सहभागिता रहे। जय हिंद, जय कांग्रेस। दोस्त, छोटे व्यापारियों के दोस्त, किसान मजदूरों के दोस्त, युवाओं के दोस्त, शान हिंद, हमारे नेता राहुल गांधी जी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मोदी जी को प्रधानमंत्री, हुसैन जी, जलील मस्तान जी, तौसीफ आलम जी, सऊद असरार जी, पार्टी के हमारे प्यारे कार्यकर्ता, गठबंधन के कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। छह साल से नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और कुछ साल से नीतीश जी बिहार के चीफ मिनिस्टर, बिहार के चीफ मिनिस्टर। आज नीतीश जी एनडीए में है, एनडीए में है, मोदी जी के साथ
पार्टनर बने हुए हैं, मगर आपको याद होगा पिछले चुनाव में नीतीश जी हमारे गठबंधन में हमारे साथ खड़े थे, बीच में उन्होंने मन बदल दिया। आपने जब उनको वोट दिया था, आपने गठबंधन को वोट दिया था, आपने एनडीए को वोट नहीं दिया था। तो पहला धोखा ये कि आपके सामने आए, स्टेज पे आए, आपसे कहा मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा हूं। बिहार ने वोट दिया, गठबंधन को वोट दिया, फिर नीतीश जी कहते हैं झूठ बोला था मैंने, अब मैं एनडीए के साथ जा रहा हूं। पहला धोखा ये। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री जहां भी जाते थे पहले कहते थे 2 करोड़ युवाओं को हर साल नरेंद्र मोदी रोजगार देगा। याद है? 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी डाल के दिखा देगा। अब अभी तक बात समझ नहीं आई। मोदी जी आते हैं, कहते हैं 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा। चुनाव जीतते हैं, 8 बजे शाम को कहते हैं 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्द, अपना सब पैसा बैंक में डालो। चुनाव के समय कहते हैं मैं पैसा दूंगा। प्रधानमंत्री होते हैं, बनते हैं, तो फिर आपसे पैसा लेते हैं। कोई नहीं बचा। बिहार के सब लोग, माता पिता भाई बहन, बैंक के सामने जाके खड़े हो गए। आप सब गए थे ना नोटबंदी के समय? गर्मी में, बारिश में सब खड़े थे। भीड़ में आपने बड़े बड़े उद्योग, किसान थे, मजदूर थे, छोटे दुकानदार थे, और लाखों करोड़ रुपए आपका पैसा, 3,50,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब से निकालकर उन बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया। सही बात है ना? गलत तो बात नहीं किया ना मैंने। कोरोना आता है, खड़े हो जाते हैं, पता नहीं शाम को करते हैं, टीवी पे आते हैं, 8 बजे रात को आते हैं, टाइम अच्छा लगता है हमको। 8 बजे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं भाई और बहनों 22 दिन की लड़ाई है, 22 दिन में हिंदुस्तान कोरोना को हरा के भगा देगा। बाईस दिन। उसके बाद कहते हैं भैया थोड़ी मदद करो, कोरोना को भगाना है, थाली बजाओ। फिर 2-3 दिन बाद कहते हैं थाली से काम नहीं हुआ, चलो मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। और हमारे जो मीडिया के मित्र हैं, वाह 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 वाह, दिन भर वाह 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 वाह, क्या कमाल की बात बोली, क्या कमाल की बात बोली। देखो कोरोना से लड़ना है, देखो थाली बजवा दी, वाह, वो देखो सेल फोन की लाइट जलवा दी, वाह। उधर मतलब हजारों लोग मर रहे हैं। कोरोना के समय शुरुआत में कोई दिल्ली से चला आ रहा है, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, हर प्रदेश से कोई ना कोई बिहार की ओर चल रहा था। भूखे थे, प्यासे थे। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रेन बंद कर दी थी, बसें बंद कर दी थी, पूरे देश को बंद कर दिया। मैंने टीवी पे देखा, मैंने
मजदूरों से थोड़ी मजदूरों से कि हमें एक बात समझ नहीं आ रही। ठीक है, कोरोना है, मगर नरेंद्र मोदी ने बिना कोई वार्निंग के, बिना कोई नोटिस के हम दिल्ली से बिहार पहुंच जाइए, उत्तर प्रदेश पहुंच जाइए, उसके बाद हम पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी ने क्यों किया। और मैं आपको सच बताऊं तो इसका मैं जवाब नहीं दे सकता। एक ही जवाब हो सकता है कि प्रधानमंत्री के दिल में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, उनके दिल में कोई भी जगह नहीं है। नहीं तो ऐसा निर्णय हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं ले सकता। और ये सिर्फ मजदूरों को करने की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान पर, हिंदुस्तान की जनता का अपमान है। हिंदुस्तान की जनता अपना खून पसीना देती है। बिहार के लोग जब महाराष्ट्र जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो वो वहां पे अपना खून पसीना देते हैं, दिन भर काम करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री ने उनको एक दिन नहीं दिया। एक दिन छोड़िए, 5 घंटे नहीं दिए, एकदम लॉकडाउन कर दिया। और फिर अगर आप देशभक्त होते तो आपने किसानों से आपने मजदूरों को नहीं दिए। हम सरकार में नहीं थे, बिहार में भी नहीं थे, नेशनल लेवल पे नहीं थे। कांग्रेस पार्टी ने मजदूरों को बसें दिलवाई। हमने मजदूरों को घर पहुंचाने का काम किया, नहीं कर पाए, मगर जो भी हमने ऐसा हमने किया। क्यों? क्योंकि हम उनका आदर करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, और हम समझते हैं कि अगर ये देश चलता है तो ये 2-3 बड़े उद्योगपति इस देश में गए। अब बिहार की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं। आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई, आप वहां जाइए और वहां जाके एक सवाल पूछिए, छत्तीसगढ़ के किसी भी किसान से पूछिए कि भैया एक बात बताओ, कांग्रेस पार्टी जब आई उसके बाद धान के लिए छत्तीसगढ़ के किसान को कितना रुपया मिलता है? आपको जवाब मिलेगा 2500 रुपए क्विंटल। तो अगर छत्तीसगढ़ में सरकार 2500 रुपए क्विंटल दे सकती है तो फिर बिहार में क्यों नहीं? आपको क्या रेट मिलता है यहां पे? 1200। तो ये मुझे समझाइए कि छत्तीसगढ़ की सरकार 2500 और यहां पे 1200,
मतलब आपने कोई गलती की है क्या? आपकी सरकार आपका पूरा का पूरा पैसा छीन कर बिचौलियों को देती है। छत्तीसगढ़ की सरकार किसान के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालती है, ये फर्क है। यहां पे चाहे मक्का हो, धान हो, आपको सही रेट नहीं मिल सकता। आपके लोग बाकी प्रदेशों में जाते हैं, क्या क्या भैया, प्याज का दाम मैं बताता हूं क्यों बढ़ा है, मैं बताता हूं आपको। मैं समझा कि कृषि के सिस्टम के साथ क्या कर, अभी जो आपने देखा है, अभी आपने कुछ नहीं देखा। क्यों? आप यहां पे 2006 में सिस्टम हुआ करता था, और जो एमएसपी का सिस्टम होता था, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम होता था, उसको बिहार की सरकार ने खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने 3 नए कानून लागू किए हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदुस्तान का किसान अपना माल अब कहीं भी और किसी को भी बेच पाएगा, नए कानून में लिखा है। नरेंद्र मोदी जी जो एमएसपी का सिस्टम है, खरीद का सिस्टम है, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है, मंडी का सिस्टम है, उसको पूरे हिंदुस्तान में नष्ट कर रहे हैं। क्यों नष्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि 3-4 चुने हुए उद्योगपति, आजकल छोटे छोटे बिचौले होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में बस 2-3 बड़े बिचौले हों, और हिंदुस्तान का किसान जब धान बेचे, जब मक्का बेचे, वो मंडी में ना बेचे, वो सीधा जाके या अंबानी को या अदानी को बेचे। अब आप बात समझ लो, आपको लगता है कि किसान अंबानी और अदानी से सही दाम ले पाएगा? आजकल मंडी में आप जाते हो, अगर आपको कोई यहां से सही रेट नहीं मिलता तो वहां जाके किसी और से सौदा कर लेते हो। आने वाले समय में आप सिर्फ अंबानी जी और अदानी जी से सौदा कर पाओगे, और वो रहेंगे बंबई में, एक गुजरात में, एक बंबई में, और आप यहां बिहार में। तो जो आज आपको दाम मिलता है वो भी नहीं मिलने वाला है। पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में मैं गया, और हैरान हो गया। नरेंद्र मोदी, मुकेश अंबानी और अदानी, पंजाब की जनता दशहरे पे, पंजाब का किसान दशहरे पे नरेंद्र मोदी का पुतला जला रहा है, क्योंकि उसको समझ आ रही है बात, उसको बात समझ आ गई कि नरेंद्र मोदी जी ने मगर हम जो हमने छत्तीसगढ़ में किया, हम यहां करना चाहते हैं। हम ये आपकी जो आदत है ना, ये आदत हम उतारना चाहते हैं। हम आपके अंदर एक नई आदत डालना चाहते हैं कि भैया, हाँ, छत्तीसगढ़ जैसे बिहार में भी हमें 2500 रुपए धान के लिए मिलता है, ये आदत हम डालना चाहते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आरएसएस है, नरेंद्र मोदी जी हैं, वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर आक्रमण करते हैं? कौन सा व्यक्ति है, उसका नाम क्या है? रहा है कि नरेंद्र मोदी से अगर कोई उसके साथ
प्रेस वाले मेरे पीछे पड़े रहते हैं दिन भर। मोदी मोदी मीटिंग क्यों? देखिए, इनकी गलती नहीं है। वो कहते हैं भैया मोदी जी दिखाओ, ये दिखाते हैं मोदी जी को। कहते हैं चलो भैया, हमारे बड़े बॉसेस ने कहा कि मोदी जी का चेहरा दिखाना है, वो लगा देते हैं। इनकी थोड़ी गलती है, ये बेचारे फंसे हुए हैं बीच में। ये तो नहीं दिखाना चाहते, ये जानते हैं क्या हो रहा है देश में। नफरत फैलाई जा रही है। बिहार में चुनाव है, एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ गठबंधन, और बीच में एनडीए की बी टीम आगे पीछे घूम रही है। एनडीए ने दिन भर हेलीकॉप्टर में घूम रही है। वो तो बनाएगा या फिर एनडीए बनाएगी। तो ये पूरी की पूरी जो बी टीम घुमा रखी है, ये आगे पीछे दौड़ते जा रहे हैं। सौदा है नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी जीत जाए। और काम कैसे करते देखिए, मैं बताता हूं, आप ये याद रखिए काम कैसे करते। नफरत से है। याद रखिए इस बात को, बीजेपी आरएसएस नफरत फैलाती है। हम बीजेपी आरएसएस से लड़ते हैं। हम उनसे भी लड़ते हैं। हमारा काम, हमारा काम देश की जनता को एक साथ लाने का है, देश को आगे ले जाने का है। ए टीम और बी टीम का काम देश में नफरत फैलाने का है, देश को बांटने का है। और अगर ये देश बढ़ जाएगा तो इस देश में किसी को फायदा नहीं मिलेगा, और अगर ये देश जुड़ेगा, मैं सच्चाई का सिपाही हूं, मैं सच्चाई का काम करता हूं। और ये कुछ भी कह ले, मुझे कोई डर नहीं लगता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूं, याद रख लो, मैं इनको हरा के दिखाऊंगा।
मनरेगा देंगे, फिर कर्जा माफ करेंगे किसानों का। हम बैलेंस करके चलाते हैं। तो हम रोजगार की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। झूठे वायदे हम नहीं करते हैं, वो कमी है हमें। मैं यहां आके मतलब जैसे नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, वो मेरी बस की नहीं है। मैं नहीं, गठबंधन को जिताएंगे और में गठबंधन की सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। हम आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी का दिल की गहराई से किशनगंज वासियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि सर आप ये तीसरी बार किशनगंज की धरती पे पधार कर आप अपना कीमती समय हम सबों के बीच दिया है। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं किशनगंज लोकसभा बोलना भूल गया, जब यूपीए की सरकार थी हमने आपसे और हमने पैसा दिया था, मगर वो सेंटर नहीं खुला। हमारी सरकार बनेगी बिहार में तो हम सेंटर खोलेंगे। धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और सर आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं किशनगंज लोकसभा के 6 विधानसभा को जिताकर कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे, क्योंकि हमने विषम परिस्थितियों में भी यहां से पार्लियामेंट जिताने का काम किया है। और सर हम आपको विश्वास दिलाते हैं ये किशनगंज की जो जनता है अमन पसंद जनता है। यहाँ के हिंदू मुस्लिम चट्टानी एकता का परिचय देते हुए कांग्रेस को वोट देंगे। और आप तमाम लोगों से आग्रह है हाथ उठा के जिंदाबाद